नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, पेपर फर्स्ट की हमारी थर्ड क्लास है। कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए हमें खेद है। तो साथियों, जैसा कि हम आपको डीआई और डीआई के साथ साथ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी करा रहे हैं, ठीक है, ऑल क्वेश्चन से, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है, और अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाएं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ हम करते हैं क्लास की शुरुआत। उससे पहले साथियों, जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी क्लासों का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और साथ ही हम आगामी एग्जाम के लिए एक नया बैच लेकर आएंगे, जो कि हमारा 1 अक्टूबर को आएगा, ठीक है, 1 अक्टूबर को आएगा। और इसकी ड्यूरेशन जो होगी वो 3 मंथ्स होगी, ठीक है, 3 मंथ्स। यहाँ हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो करते हैं हम आज की क्लास की शुरुआत। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आज का, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है, और सी ए की बहन है, ए की बहन है, डी सी का पोता है, डी सी का पोता है, डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो साथियों, करते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारे हमसे एज में बड़े होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जैसे कि पहले हम किसकी लाइन बनाते हैं, दादा दादी की, उसके बाद मम्मी पापा की, फिर हम लोगों की, ठीक है। और अगर पति पत्नी होंगे उनको भी समकक्ष लिखते हैं, भाई बहन भाई होंगे उनको भी समकक्ष लिखेंगे, ठीक है। तो इसी आधार पर चलते हुए हम आज के क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी का पिता है, ठीक है, ए कौन है, ए जो है ना वो बी का कौन है, पिता है, ठीक है। तो ए हमारा ऊपर आ जाएगा और बी हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ए बी का पिता है, सही है। सी ए की बहन है, अब सी ए की बहन है तो ये समकक्ष होंगे तो इसको हम बराबर में लिखेंगे, ठीक है, सी ए की बहन है। डी सी का पोता है, डी सी का पोता है, ठीक है। तो इनकी कोई संतान होगी, मान लो एक्स, ठीक है, इनकी कोई संतान होगी एक्स, और एक्स का इनका कोई बेटा होगा डी, ठीक है। तभी तो इनका क्या लगेगा, तभी तो इनका पोता लगेगा सी का, तभी तो पोता लगेगा, कोई संतान होगी इनकी, ठीक है, कोई संतान होगी, और उस संतान की जो औलाद होगी, उस संतान की जो संतान होगी वो क्या कहलाएगी, वही इनका पोता कहलाएगी। तो डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है। अब देखो, यहाँ एक सिंपल सी बात ये है कि ये है आप, ठीक है, ये आप खुद है, ठीक है, ये आप खुद है, ठीक है, मान लो आपका नाम सचिन है, ठीक है, आप खुद है। अब आपके पापा हैं, ठीक है, पापा की बहन कौन हुई, आपकी बुआ, ठीक है, कौन हुई, आपकी बुआ। अब बुआ के बेटे का बेटा कौन लगेगा आपका, बुआ के बेटे का बेटा कौन लगेगा। तो सिंपल सी बात है, आप बिल्कुल व्यवहारिक रूप से सोचेंगे इन सवालों को तो आपका भतीजा लगेगा, कौन लगेगा, भतीजा। कैसे लगेगा, देखो ये आप है, ठीक है, ये आप है, आपके पापा की बहन आपकी बुआ लगी, और जो बुआ का बेटा होगा वो आपका भैया लगेगा, ठीक है। और भैया की औलाद क्या कहलाती है, भतीजा कहलाती है, ठीक है, भतीजी या भतीजा, ठीक है। अगर लड़की है तो भतीजी और लड़का है तो भतीजा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से समझना है आपको। यहाँ आप बी की जगह खुद को रखेंगे, ठीक है, आप जो भी हैं खुद को रखेंगे, फिर आपके पापा होंगे, पापा की जो बहन होगी वो आपकी बुआ लगेगी, बुआ का बेटा आपका भैया लगेगा, और भाई की जो संतान होगी वो संतान आपकी भतीजा या भतीजी लगेगी, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
सेकंड क्वेश्चन हमारा था 3, 13, 43, 53, 63, 83। ये एक सीरीज दी है, ठीक है, ये एक सीरीज दी है और क्वेश्चन पूछा है कि गलत संख्या बताइए। गलत हो गया, गलत संख्या बताइए, गलत संख्या बताइए, ठीक है। गलत संख्या पूछिए आपसे कि गलत संख्या बताइए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 3, 13, 43, 53, 63, 83। अब जैसे कि अगर आप सिंपल निकालेंगे तो यहाँ 3 अगर प्लस हम 10 करके देखें तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और अगर हम 13 में प्लस 30 करें तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 में अगर फिर से हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और 53 में अगर हम फिर से 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। और 83 में 63 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। 63 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो आपको यहाँ कोई लॉजिक लग रहा है, कोई ऑर्डर लग रहा है कि यहाँ कोई ऑर्डर है, लग रहा है कोई ऑर्डर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, कोई ऑर्डर ही नहीं बन रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगर 10, 30 फिर 10 फिर 30 होता है यहाँ पर, तब तो चलता हमारा कि कोई ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, तब तो चलता हमारा कि कोई ऑर्डर आ रहा है। लेकिन यहाँ ऑर्डर नहीं है, तो ये वाली हमारी प्रक्रिया क्या हो गई, गलत हो गई। अब मान लो ऐसे करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 3 9 या 3 चौक 12 और 1 13, फिर 13 3 39 और 3 42, नहीं बनेगा क्योंकि इधर इधर ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इसे हम बना भी लें तो इधर नहीं बनेगा, तो इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक इसमें नहीं लगा हुआ है। तो आप अगर ध्यान से इस सवाल को देखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो पहली संख्या देखो क्या है, 3 है, ठीक है, पहली संख्या 3 है। पहली संख्या कितनी है, 3 है। दूसरी संख्या क्या है, 13 है। कितनी संख्या है, 3, 13, 43, 53, 63 और 83। अब देखो पहली जो संख्या है ना, ये कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और ये भी कैसी, 13 भी अभाज्य संख्या है, 43 भी अभाज्य संख्या है, 53 जो है, 53 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन 63 कैसी है, हमारी भाज्य संख्या है। और 83 कैसी है, ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ हमारा आंसर जो हो जाएगा ना, वो 63 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, 63 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, भाज्य संख्या है। देखो ये 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। बाकी की इनमें से कोई भी संख्या जो है ना, ये संख्या किसी संख्या से भी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन खुद से डिवाइड को हम भाज्य नहीं कह सकते, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में, ठीक है, भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं वह होती हैं जो किसी न किसी अंक से डिवाइड हो जाती हैं। 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, ठीक है, 25, 26, 27। देखो ये किसी न किसी से डिवाइड होंगे। देखो 2 से हो जाएगी, 2 से, 2 से, 2 से, 2 से, 3 से, 2 से, 4 से, और ये 3 से, 2 से भी हो जाएगी, 2 से, 3 से, 2 से, 3 से, और 2 से भी हो जाएगी, ये 5 से भी हो जाएगी, ठीक है। और 26, 13 से हो जाएगी, ठीक है, 2 से भी हो जाएगी, ये 9 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी। तो जो संख्या किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, जो संख्या किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए, वो कैसी संख्या होती है, वो भाज्य संख्या होती है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की, ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे भाज्य संख्या जो होती है ना, ये किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाती है। लेकिन अभाज्य जो संख्या होती है, ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है सिवाय खुद के। मतलब खुद से तो क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी, लेकिन दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। जैसे कि 3, अब 3 को आप 3 से तो डिवाइड कर सकते हैं,
लेकिन अदरवाइज इसके अगर आप सोचें ना कि 3 को हम किसी और से डिवाइड करें तो ये नहीं होने का है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे 5 की। 5 किसी से डिवाइड होगा? 5 के अलावा नहीं होगा, ठीक है। 5 से डिवाइड नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे 7। 7 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। 11 किसी से नहीं होगा, ठीक है। 12 हो जाएगा। 13 किसी से नहीं होगा। 14 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। 17 किसी से डिवाइड नहीं होगा। 18 हो जाएगा। 19 किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 20 हो जाएगा। 21 भी हो जाएगा। 22 भी हो जाएगा, लेकिन 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये संख्याएं कैसी हैं? ये संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये संख्याएं खुद से तो विभाजित हो सकती हैं, लेकिन किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। ये आपकी 2 प्रकार की संख्याएं हैं, और 2 प्रकार की संख्या और होती हैं, वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें ना आपको आनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। इनसे क्या होता है कि आपकी जो कैलकुलेशन होती है ना वो इम्प्रूव होती है, और एग्जाम में टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन का इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप बहुत ही मैंडेटरी, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम आपको बता देते हैं सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं? देखो, जो संख्याएं सिर्फ 2 से कट जाएं, सिर्फ किससे कटेंगी? 2 से, सिर्फ 2 से, ठीक है, वो कौन सी संख्या होंगी? सम संख्या होंगी, ठीक है। सिर्फ 2 से कटेंगी संख्या, ये सिर्फ 2 से विभाजित होंगी, ठीक है। सिर्फ 2 से, 2 के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है। अब होती है विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याओं की कंडीशन ये होती है कि विषम संख्याएं कभी भी 2 से नहीं कटती हैं। किससे नहीं कटती हैं? 2 से नहीं कटती हैं, ठीक है। जैसे कि 9 हो गया, ठीक है, 9 कट जाएगा। 6 हो गया, ठीक है, ये कभी 2 से नहीं कटेंगे। 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा तो 6 नहीं होगा हमारा, ठीक है। 9 होगा, 9 होगा, और 9 होगा, ठीक है। 15 होगा, ठीक है, और हमारा कि 21 होगा, ठीक है। 9 होगा, 15 होगा, 21 होगा, और तुम्हारा कि 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 हो जाएगा, और हमारा कि 33 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये सम संख्याओं से विभाजित नहीं होती है, ठीक है। ये सम संख्याओं से, जो विषम संख्या होती है, ये सम संख्याओं से विभाजित नहीं होती, बल्कि जो विषम संख्या होती है उनसे विभाजित होती है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये कि आप जो भी संख्या 2 से ना कटे ना, उसको मान लो कि वो संख्या कैसी है? विषम संख्या है। और जो संख्या 2 से कट जाए वो संख्या कैसी है? सम संख्या है। और जो संख्याएं खुद के अलावा किसी से ना कटे वो अभाज्य संख्या है, और जो संख्या किसी भी संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या, ठीक है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। इन चीज़ों को आप एक कॉपी बना लें, उसमें नोट कर लें, ठीक है। एक नोटबुक छोटा सा शॉर्ट नोट्स जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें एक रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2019 का सेट चल रहा है आपका, ठीक है। 2019 का सेट चल रहा है। इसमें पूछा गया था HPU बराबर 9, JNU बराबर 9, तो DU बराबर क्या होगा? तो DU बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको इससे पहले क्लास दी थी, ठीक है। वहाँ मैंने नंबरिंग याद कराई थी आपको, ठीक है। नंबरिंग याद कराई थी, ठीक है, और आपको रिवर्स याद कराया था, ठीक है। तो मैं अब आपको देखो, जैसे कि यहाँ HPU बराबर 9 है, तो सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग देख लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग देख, अब H कितने नंबर पर आता है? देखो, एक फॉर्मूला होता है इजोटी, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। इजोटी, ये क्या होता है? 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। मतलब इनका क्रम होता है, ये 25वें नंबर पर होता है, ये 20वें नंबर पर होता है, ये 15वें पर, और ये 10 पर, ये 5 पर, ठीक है। इजोटी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? HH, ठीक है। अब देखो, EFGH, सॉरी H, तो H कितने नंबर पर आ गया? 8 नंबर पर आ गया, तो 8 प्लस O के बाद क्या था? P, तो 16। अब T के बाद क्या आता है? U, तो ये 21 नंबर पर हो गया, ठीक है। अब देखो कितने नंबर हो गई? 1 बच्चे 7 और 8 15 के 5 हासिल, 1 2 और 1 3 और 1 4 45, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, JNU को निकाल लेते हैं हम। J कितने नंबर पर आएगा? 10 नंबर पर, ठीक है, लिखा हुआ है 10 नंबर पर आएगा। प्लस N कितने नंबर पर आता है?
एन कितने नंबर पर आता है, जे के बाद एन आता है ना, जे के बाद एन आता है, जे के एल एम और एन कितने नंबर पर हो गया, देखो जे तो 10 पर है, 11 12 13 14 नंबर पर, ठीक है 14 नंबर पर हो गया, प्लस यू, यू हमने यहाँ लिखा है कितने 21 नंबर पर आएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, ये भी हमारा 45 आ गया। देखो यहाँ थोड़ी मैचिंग हो गई हमारी, यहाँ थोड़ी मैचिंग हो गई हमारी, ठीक है। अब डी यू, डी का अंक कितना होता है 4 होता है, ठीक है, ई से पहले आता है 4 होता है, प्लस यू का हम निकाल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है कितना निकाल रहे हैं यू का हमने, देखो ये निकाला है 21 निकाला है, ठीक है। तो 21 और 4 कितने हो गए, ये हो गया 25 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आया है 9 आया है, यहाँ पर कितना है 9 आया है, तो 45 को कितने से डिवाइड करने की 9 आ जाए, 5 से डिवाइड कर दो, 5 नेम 45, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 नेम 45, ठीक है, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, 5 25, ठीक है 5 25, तो ये 5 आपका क्या आ गया, तो डी यू बराबर आंसर क्या है आपका 5 आंसर है, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लें, यानी कि नंबरिंग आपको आनी चाहिए, नंबरिंग आपको आनी चाहिए, अल्फाबेट की नंबरिंग आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आएगा हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि यहाँ एक चक्रवृद्धि जो होता है ना, उसका सवाल पूछा गया आपसे, चक्रवृद्धि का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, ब्याज के साथ एक वर्ष में 2400 रुपये, ठीक है 2400 रुपये, और 2 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, ठीक है 3000 रुपये हो जाती है। तो ये पूछ रहा है कि मूलधन बराबर क्या, मूलधन बराबर क्या। अब सबसे पहले तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि मूलधन होता क्या है, ठीक है। तो देखो ब्याज ना 2 प्रकार के होते हैं, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है साधारण ब्याज, क्या होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में CI लिखेंगे, ठीक है, आगे से हम CI और SI यूज करेंगे, तो आप इस टर्म को समझ रहे हैं, सही है। अब देखो ये मूलधन क्या होता है, कि जैसे कि आपने क्या हुआ कि आपका नाम है राम, ठीक है, और आपका एक फ्रेंड है उसका नाम है श्याम, ठीक है। अब राम को कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है, राम को कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ गई, तो आपके दोस्त ने आपसे कहा कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे 10,000 रुपये दे दो, कितने दे दो 10,000 रुपये दे दो। तो आपने कहा कि भाई मैं रुपया तो दे दूंगा, रुपये में दे दूंगा, लेकिन आप मुझे रुपयों के बदले क्या दोगे। तो श्याम ने कहा कि भाई ब्याज ले लेना, क्या ले लेना ब्याज ले लेना। तो राम ने 10,000 रुपये किसको दे दिए, श्याम को दे दिए 10,000 रुपये, कितने रुपए 10,000 रुपये दे दिए श्याम को। तो भैया ये जो 10,000 रुपये दिए ना, ये आपका हो गया मूलधन, क्या हो गया मूलधन,
ठीक है, तो ये तो मूलधन हो गया। अब क्या हुआ, श्याम ने 1 साल तक ये रुपए यूज किए। कितने साल तक? 1 साल तक। 1 साल तक, ठीक है। और ये केवल मानना है आपको, ठीक है, सवाल नहीं है, ये केवल मानना है, ठीक है। मैं आपको मूलधन और मिश्र धन समझाऊंगा, ठीक है। 1 साल। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समय, ठीक है। ये मूलधन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया समय, ठीक है। ये हमारा समय हो गया। अब 1 साल इन्हें पैसे यूज किए और मान लो कि 10,000 के 11,000 वापस दे दिए। कितने? 11,000 वापस दे दिए। अब इसमें क्या है, इसमें आपका 1,000 जो शामिल हुआ है ना, 1,000 जो शामिल हुआ है, 1,000 रुपये ऐड हो गए। ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ब्याज की धनराशि, ठीक है। क्या कहलाएगा? ब्याज, ठीक है। और जो 11,000 है ना आपके, ये आपका कहलाएगा मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन, ठीक है। ये आपका कहलाएगा मिश्र धन। तो आपको मिश्र धन क्लियर हो गया होगा, ब्याज क्लियर हो गया होगा, समय क्लियर हो गया होगा, मूलधन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए ना, तो समझ लो आपका आधा काम हो गया है, आपका आधा काम हो गया है। अब हम आते हैं लौट कर सवाल पर। तो आप समझ गए कि ब्याज कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है और हमारा कि साधारण ब्याज होता है, ठीक है। CI इसको हम आगे यूज करेंगे, फिर SI यूज करेंगे, ठीक है। अब ये सवाल किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का। अब क्वेश्चन पर आते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 1 वर्ष में 2400 रुपये हो जाती है, ठीक है। 2400 रुपये हो जाती है। अब देखो, जब 1 वर्ष, यहाँ पे क्या है, वार्षिक देय है, ठीक है। अब 1 वर्ष में चाहे तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें और चाहे आप साधारण ब्याज निकाल लें, 1 वर्ष का सेम आता है, ठीक है। अंतर कब आएगा? जब सेकंड वर्ष लगेगी तब अंतर आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका मतलब, इस हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है? देखो, रुपए दिया है, ठीक है, रुपए दिए हैं हमें, ठीक है। 1 वर्ष दिया है, ठीक है, समय भी दिया है। अब यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ मिसिंग है? यहाँ पर हमें मिसिंग है हमारी दर। दर, सबसे पहले आपको दर निकालनी पड़ेगी, तभी तो मूलधन निकाल सकते हैं। आपको दर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप मान लो कि माना, कलर चेंज कर लेते हैं, माना मूलधन बराबर P, ठीक है। मूलधन बराबर P और ब्याज की जो दर है ना, मान लो कि ब्याज की जो दर है वो 8% है, ठीक है, 8% है, ठीक है। अब देखो, 1 वर्ष में कितना रुपए हुआ, 1 वर्ष में कितना रुपए हो गया, 2400 हो गया, 2400 रुपये हो गया। मूलधन कितना था? मूलधन था P, मतलब P रुपया दिया किसी ने, मतलब P रुपया दिया किसी ने किसी को, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट प्लस मूलधन जो था P प्लस R, है ना, ब्याज जो मिला उस पर P प्लस R, तो कितना मिला? 2400 रुपये मिला, ठीक है, 2400 रुपये मिला। अब 2 वर्ष में कितना हो गई, 2 वर्ष में कितना हो गया, 3,000 मिला, ठीक है, 3,000 मिला। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर R की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना आ गया? 600 रुपये आ गया अंतर, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, साधारण ब्याज का SI बराबर P गुणा R गुणा T, ठीक है, अपॉन 100। तो P जो होता है ये तो आपका मूलधन होता है, ठीक है। P जो होता है क्या होता है, ये मूलधन होता है, ठीक है। और ये समय आपका T होता है, ठीक है। और ब्याज जो रेट परसेंट होता है ना, वो किससे करते हैं हम? प्रतिशत रेट, मतलब कितना प्रतिशत ब्याज लगा, वो हम R से दिखाते हैं, ठीक है। R से दिखाते हैं, क्या ये? इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ये हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके समझ में आ गया। ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, ये फॉर्मूला आपका SI का है, ठीक है। फॉर्मूला आपका किसका है? SI का है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? देखो, 1 साल के लिए अगर पैसा लग रहा, 1 साल के लिए आप ब्याज लगा रहे हैं, तो 1 साल के लिए सिंपल ब्याज लगेगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, यानी साधारण ब्याज लगेगा। तो SI बराबर लिख लो। अब यहाँ कितना रुपये, साधारण ब्याज कितना मिला है? 600 रुपये मिला है, ठीक है, साधारण ब्याज तो हुआ ही, 600 रुपये मिला है। मूलधन कितने पे मिला है? 2400 पे मिला है, ठीक है। गुणा R, गुणा कितना? 1 वर्ष में, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। और 2 जीरो से 2 कैंसिल हो गए, ये 600 बराबर 24R हो गया, ठीक है। और R बराबर 600 अपॉन
24 काट लो। 12×5 = 60, 0 आ गए। 12 दूनी 24 और 25 दूनी 50। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 25%। मतलब कितना ब्याज लगा था? 25% ब्याज लगा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारा साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ होता है मिश्र धन बराबर मूलधन मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + R/100 n। ये n जो होता है ना, ये होता है समय। ठीक है, और ये r होता है ब्याज की दर। ठीक है, और ये मूलधन हमारा मिश्रण हो गया आपका। ठीक है, इसको p लिखते हैं हम। ठीक है, मूलधन को क्या लिखते हैं? p लिखते हैं, तो यहाँ p भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ एक वर्ष में 2400 रुपये से और 2 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। 2400 रुपये से कितनी आती है? 3000 रुपये आती है। तो मूलधन बताइए। तो मूलधन पता है कौन सा पूछ रहा है? ये मूलधन पूछ रहा है कि 24 से पहले ही कितना था। 24 से पहले कितना था, क्योंकि इससे पहले तो हम पता है 2400 रुपये मूलधन था। लेकिन जब किसी ने किसी को रुपया दिया था स्टार्टिंग में, वो रुपया कितना था। ठीक है, तो वही रुपया अब हम निकालने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे आप। देखो मिश्रधन कितना आया हमारा? मिश्रधन कितना है? मिश्रधन है 2400। ठीक है, मिश्रधन कितना है? 2400। अब भैया यहाँ से निकालेंगे तब तो मिश्रधन ये वाला निकल आएगा ना हमारा, तब तो मूलधन ये निकल आएगा ना। तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे 2400 लगा देंगे। मिश्रधन कितना है? 2400 रुपये है मिश्रधन। ठीक है, तो 2400 लगा दो। ठीक है, 2400 लगा दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मूलधन हमें निकालना है। ठीक है, मूलधन हमें क्या करना है? निकालना है। 1 + आर का मान कितना आया हमारा? आर का मान हमारा 25 आया था। ठीक है, यहाँ रख देना है 100। और समय कितना है? देखो समय कितना है? मूलधन अगर हम निकालेंगे तो कितना है? 2400 रुपये। एक वर्ष में ही तो हुआ ही, तो समय कितना है हमारा? एक वर्ष। ठीक है, 2400 यानी मूलधन कितना था उससे 2400 रुपये कितने समय में हुआ है? एक वर्ष में हुआ है। ठीक है, एक वर्ष में हुआ है। ये वाला तो आपको ना केवल यहाँ दर निकालने के लिए है, उससे हमारा दर निकल आएगी। ठीक है, अब आगे देखो इतना हो गया। तो हमारा एन बराबर क्या था? 1। एन बराबर क्या था? 1, यानी समय कितना है? एक साल। अब आप अगर एक वैल्यू आ रही है ना, तो एक वैल्यू आप यहाँ लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 2400 ये हो गए हमारे। ठीक है, 2400 और ये हो गए। ठीक है, और ये हमारा 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, 1 + 1/4। अब देखो 4 एकम 4, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 5। देखो इस तरह से हो जाएगा 4 + 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2400 बराबर P × 5/4। तो ये हो जाएगा हमारा 5P बराबर 2400 × 4। देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। अब देखो P बराबर कितना आएगा हमारा? P बराबर आएगा हमारा 2400 × 4/5। ठीक है, निकाल लो। देखो 5 चौक 20। ठीक है, कितना बचा? 4 बचा। 5 8 40 और 1 0 हमारा ये बच रहा। अब कितना है? देखो P बराबर कितना आ गया? P बराबर आ गया 480 × 4। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 4 0 का 0 0, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19। तो भैया ये क्या निकल आया हमारा? ये हमारा क्या निकल आया? ये हमारा निकल आया मूलधन। तो कितना रुपए था? मूलधन, यानी 1900 रुपये किसी ने किसी को दिए थे, 1920 रुपये किसी ने किसी को दिए थे। तब ये 1920 रुपये 25% की दर से कितने हो गए थे? 2400 हो गए थे पहली ईयर में, और तीसरी ईयर में जाकर कितने हुए थे? 3000 रुपये हो गए थे। तो ये हमारा क्या था? मूलधन था। ठीक है, आगे हमारा एक सवाल और आया था इसमें से। आगे हमारा एक सवाल और आया था, वो कुछ इस तरह से था कि क्वेश्चन इस तरह से था। यदि x अनुपात y बराबर 7:9। ठीक है,
7:9, ठीक है। तो 3x माइनस 5y अनुपात 4x प्लस y बराबर क्या। अब देखो, अगर इस तरह से सवाल आपको एग्जाम में मिल जाए, ठीक है, तो ये सवाल कितनी देर में होगा, केवल 5 सेकंड में। कितनी देर में होगा, केवल 5 सेकंड में। देखो, इसको थोड़ी देर भूल जाओ, ठीक है, इसको यहाँ लिख लो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, उस दिन सवाल कराए थे कि अगर कोई चीज़ x अनुपात y में लिखी है तो हम इसको क्या करेंगे, x बट्टे y में लिख लेंगे, ठीक है, x बट्टे y में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ x बट्टे y में लिख लिया और इसको यहाँ सेम लिख लो, 7/9। तो x बराबर हमारा कितना हो गया, 7, और y बराबर कितना हो गया, 9। अब ये वाली चीज़ यहाँ लिख लो, 3x माइनस 5y, ठीक है, बट्टे 4x प्लस y। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें ना मान रख दो, ओनली मान रख दो, बस कुछ नहीं करना है। 3 x का मान कितना है, देखो x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान 7 है, तो 3 गुणा 7, ठीक है, माइनस 5। y का मान कितना है, 9, 5 गुणा 9, ठीक है। सिंपल करना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। 4 4 दिया है, 4x, तो 4x का मान कितना है, फिर से 7 आ जाएगा भैया, यहाँ 7 रखा है तो यहाँ अलग थोड़ी रख देंगे। प्लस y का मान कितना है, 9 दिया है, ठीक है। आप कर लो हल, 3 सत्ते 21, 5 9 45, ठीक है, और 4 सत्ते 28 और प्लस 9। जोड़ दो आगे जाके, जोड़ दो आगे जाके, यहाँ घट जाएंगे, 21 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 24 बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 24 बचेंगे, और 28 और 29 कितने हो गए, ये भैया 37 हो जाएंगे, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना था, इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका ये जो 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग प्लस मैथ के, ये आपके हो गए कंप्लीट। आगे हम बात करेंगे डीआई के बारे में, ठीक है। और आप इन क्वेश्चनों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके 10 डीआई के और 10 यहाँ से 20 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, ठीक है। 20 नंबर कैसे होने वाले हैं आपके, पक्के होने वाले हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन था हमारा पहला, ठीक है, किसका था, डीआई का। डीआई का क्वेश्चन था, और डीआई में सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपको सारणी पढ़नी तो आ गई होगी। कैसे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2001 से 2007 के दौरान हुए विभिन्न प्रकार के अथवा ब्रांड के कंप्यूटरों की बिक्री को दर्शाया गया है। आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये भैया आपकी एक सारणी है, ठीक है। ये वर्ष हो गया 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 7, और ये आपके ब्रांड हो गए। 4 ब्रांड है यहाँ पर, लीनोवो, एसर, IBM और HCL, ये आपकी 4 ब्रांड है, और इनके इतने इतने प्रतिशत कंप्यूटर बिके हैं, ठीक है, इतने इतने प्रतिशत कंप्यूटर बिके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2002 तथा 2005 में 2005 में बेचे गए एसर कंप्यूटरों की संख्या में कितना अंतर है, संख्या में कितना अंतर है, ठीक है। अंतर पूछ रहा है, ठीक है, अंतर है। तो भैया देखो, अंतर है। सबसे पहले 2002 में कितने बिके थे, 2002 में एसर के कितने बिके थे, देखो ये 2002 है, ठीक है, ये 2002 है, ठीक है। 2002 में कितने बिके थे भैया, 25। ये हजार में है सब, ठीक है, ये कितने में, सब हजार में है, ठीक है, हजार में है। तो 25,000 बिके थे, ठीक है। और ये कब बिके थे, ये भैया बिके थे 2002 में, ठीक है, 2002 में। अब ये 2002 की बात हुई खत्म। अब 2005 में एसर के कितने बिके थे, देखो केवल एसर की बात हुई है, ठीक है, केवल एसर की बात हुई है। केवल किसकी बात हुई है, एसर की बात हुई है। अब 2007 में कितने बिके, देखो ये रहा 2007, ये रहा 2007, और 2007 में कितने बिके हैं, 2007 में बिके ये यहाँ पर 60 है, ठीक है, मिस्टेक से 6 हो गया है, ये 60 है, ठीक है, 60। तो कितने बिके भैया, ये बिके हैं 60, यानी 60,000। तो 60,000 कितने बिके, 2007 में, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
2007 में एसर के कितने कंप्यूटर बिके थे? 2007 में एसर के कितने कंप्यूटर बिके थे? तो 2007 में भैया बिके थे 60,000। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकाल लो आप इनका डिफरेंस आप निकाल लो, तो कितना आएगा? अंतर पूछा है तो 60,000 हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और 25,000 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जीरो बचा, जीरो बचा, जीरो बचा, इधर हमने दाई ली 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ 5 में से 2 गई तो 3 बचे। अब देखो जो क्वेश्चन है ना, जो डाटा हमें दिया गया था उसके अनुसार तो हमारा आंसर ये वाला होना चाहिए। जो हमें डाटा दिया गया था उसके अनुसार हमारा आंसर ये वाला होना चाहिए, लेकिन जो हमारा पेपर था उसमें ये आंसर कहीं नहीं था, ये आंसर कहीं नहीं था। उसमें आपके ऑप्शन थे 15,000, 20,000, 45,000 और 60,000। ठीक है, अब ऐसा क्यों था? बाई मिस्टेक यहाँ पर जो 60 है ना, जो 60,000 है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन लोगों ने इसको 85,000 माना है। ठीक है, कितना माना है? 85,000 माना है। और अगर 85,000 आप घटाएंगे, 85,000 आप घटाएंगे 25,000 से, तो आंसर कितना आएगा? तो आंसर आपका 60,000 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही था। लेकिन यहाँ पर चूंकि जो टेबल थी ना, टेबल जो थी उसमें तो 60 दिया गया है, टेबल जो थी 60 दिया गया है, तो 60 के अकॉर्डिंग तो आपका सही आंसर 35,000 आएगा ना, तो आप इस वाले आंसर को सही मानेंगे। ठीक है, बाकी उनने वो गलत किया था तो उसके हिसाब से नंबर दिया होगा। ठीक है, आगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 की, किस वर्ष एसर कंप्यूटर, एसर की बात चली, ठीक है, एसर कंप्यूटर की बिक्री बिक्री का प्रतिशत कुल बिके कंप्यूटर, कुल बिके कंप्यूटरों की संख्या की तुलना में अधिकतम रहा था, तुलना में अधिकतम रहा था। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा आपसे? यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष एसर कंप्यूटर की बात चली, ठीक, किसकी बात चली? एसर कंप्यूटर की बात चली, की बिक्री का प्रतिशत कुल बिके कंप्यूटरों की संख्या की तुलना में अधिकतम रहा था। तो भैया इसमें आप क्या निकालें? प्रत्येक ईयर में कितने प्रतिशत कौन से कंप्यूटर बिके हैं उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो किस वर्ष में कंप्यूटर सबसे अधिक बिके थे? तो यहाँ आपसे पूछा था ऑप्शन में 2003 का पूछा था, 2004 का पूछा था, ठीक है, और 2005 का पूछा था, ठीक है, और 2007 का पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? 2003 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 2003 का निकालेंगे। तो भैया 2003 में आपके एसर के कंप्यूटर कितने बिके थे? देखो एसर के कंप्यूटर कितने बिके थे? ये बिके थे 2003 में एसर के 50,000। ठीक, कितने बिके थे? 50,000। ठीक है, अब इसको हम प्रतिशत निकालेंगे कि भैया कितने प्रतिशत बिके थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 50 और 50 100 और 50 150 और 55 205। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। इस तरह से कितने बिके थे भैया? 50 कंप्यूटर बिके थे। अब प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर 100 रखेंगे, और कितने में से बिके थे भैया? ये बिके थे 205 में से। ठीक है, कितने में से बिके थे? 205 में से। ठीक है, या फिर अगर इस तरह से ना करें, हम इस तरह से ना करें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखो, कितने कंप्यूटर बिके हमारे? 50। कितने में से बिके भैया? जितने बिके उतने ऊपर रखेंगे, और कितने में से बिके उतने हम नीचे रखेंगे। ठीक है, और गुणा कर देंगे 100। ठीक है, गुणा कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है हमें। काट लो, देखो 5 एकम 5, 0 आ गया। ठीक है, या इसे हम, हाँ चलो 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 एकम 5। ठीक है, ऊपर कितना हो गया? ऊपर हमारा हो गया आपका 1000। ऊपर कितना हो गया? 1000। नीचे कितना हो गया हमारा? 41। नीचे कितना हो गया? 41। अब देखो 100 है, तो 41 दूनी कितने होते हैं? 82।
41 दूनी कितने होते हैं 82। कितने बचे 18 बचे 180 हो गए, ठीक है 180 हो गया। तो 41 चौक कितने होते हैं 164। 41 चौक कितने होते हैं 164, पॉइंट लगा लिया। 41 चौक कितने होते हैं 164, ठीक है 180 था 164 आ गया, कितना बचा 16 बचा, ठीक है। फिर से क्या करेंगे पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे 160 हो जाएंगे। तो अब कितने बार लगेंगे, अब 3 बार लगेंगे। 41 थे कितने हो गए 41 हो जाएंगे 123, ठीक है 41 थे कितने हो जाएंगे 123। कितना बचा हमारा 123, और 123 160 था, कितना बचा हमारा 37 बचा, ठीक है 37 नहीं 47 37 बचा, ठीक है। तो कितना हो गया फिर से जीरो लगा लिया, तो फिर जीरो लगा लिया कितने हो गए 370 हो गए, ठीक है। तो कितना बार लगाएंगे, अब लगा लो 9 एकम 9 9 चौक 36, ठीक है 369 बार लगा लो, 370 हमारी 9 बार लगा लो, बस 2 अंक तक आपको निकालना है। 24.39, ठीक है 24.39% कंप्यूटर बिके थे। फिर 30 में आएगा आंसर, ठीक है। ये कितने बिके थे, तो भैया 2001 में कितने कंप्यूटर की बिक्री हो गई एसर की, 2003 में हो गई 24.39% की, यानी 24.39। अब हम निकालेंगे 2004 में, ठीक है। और 2004 में कितना है हमारे, देखो ये 2004 है, ठीक है। ये 2004 में कितने बिके हैं 70,000 बिके हैं, ठीक है। 2004 में कितने बिके 70,000 बिके। कितने में से बिके हैं 60 और 70 130, 130 और 40 170 और 30 205, ये 205 में से बिके हैं, ठीक है इनटू 100, ठीक है। काट लो 5 एकम 5, ठीक है 5 चौक 20, ठीक है 5 चौक 20 और 5 एकम 5, ये कितना हो गया ऊपर, ये हो गया 1400, ठीक है 1400 हो गया, ये हो गया हमारा 41, ठीक है। अब फिर से हम अगर 1400 को देखो यहाँ भाग कर ले रहे हैं हम, ठीक है यहाँ भाग कर ले रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, ठीक है 41। अब यहाँ कितने 3 बार लगा लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ठीक है 123 हो गया। कितना बचा 10, 10 में से 3 गया कितना बचा 7 बचा, ठीक है। और यहाँ 3 में से 2 गए 1 बचा, तो ये कितना बचा 17 बचा। जीरो लगा लिया, ठीक है जीरो लगा लिया। कितने बार चले जाएंगे 3 बार लगाए थे 123 आई थी, अब हम 4 बार लगाते हैं, ठीक है 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितने बचे 6 बचे, ठीक है कितने बचे यहाँ 6 बचे, यहाँ 10 हो गए, एक लिया तो 10 में से 4 गए तो 6 बचे, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है 6 बचे। अब क्या करेंगे पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया, कितना बार चला जाएगा, कितना बार चला जाएगा, बार चला जाएगा 1, ठीक है बार चला जाएगा 1, 1 बार गया, ठीक है। तो 41 एकम 41, कितना बचा अब यहाँ से बचा हमारा 29, ठीक है नहीं 19 बचेगा, ठीक है 19 बचेगा। कितना बचेगा 19 बचेगा, 19 पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ गया। अब कितने बार लग जाएंगे 4 बार लगा लो, ठीक है 64 तक। तो ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 34.14, कितना आ गया 34.14, ये हटा दो यहाँ से, और हमारा आ गया ये 34.14, ठीक है। जब इसको हम इससे काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1400 बटे 41, ये हो जाएगा हमारा 34.14, ठीक है। अब 2003 का निकल गया, 4 का निकल गया, अब 5 का निकाल लो, ठीक है 2005 का निकाल लो। 2005 में कितने कंप्यूटर हैं, 2005 में बिके कितने 85 बिके हुई है, ठीक है कितने बिके हैं 85 बिके हैं। और कितने में से बिके हैं 70 और 70 140 हो गए, इसको जोड़ लो पहले 140 और 25 कितना हो गए 165, 165 और 85 कितने हो गए 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 8 14 15 के 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 250 हो गए, ठीक है कितना हो गए 250 हो गए इंटू 100, ठीक है 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और पचम 25, ये जीरो आ गए, जीरो से एक जीरो काट लेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 70 दूनी ये कितने बिके 34% बिके भैया, पूरे 34%, ठीक है। देखो यहाँ सिंपल होगी, थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ सिंपल होगी। अब कब निकालेंगे हम, और ईयर पूछी थी हमसे 2007 के बारे में, ठीक है। अब 2007 का निकाल लो, 2007 अब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 2007 में ये रहा 2007 आपका, ठीक है कितने कंप्यूटर बिके ये 60 है हमारा, ठीक है ये 60 है, ठीक है ये 60 है। 2007 में एसर के कितने कंप्यूटर बिके हैं, 2007 में एसर के बिके 60 कंप्यूटर, ठीक है 60,000, ठीक है कितने में से 90 और 60 150, और 150 और 100 250, 250 और 10 260,
60 इंटू 100, ठीक है। देखो 0 से तो 0 कैंसिल कर दो, 2 3 6 और 13 दूनी 26, ठीक है। ऊपर कितना हो गया, 300 हो गया भैया, 300 हो गया और नीचे 13 लगा लो, 13 दूनी 26, 4 बचे, 13 3 39, 1 बचा, 0 लगा लिया, 0 लगा लिया, फिर से 0, 13 13 7 91, ठीक है। 100 हो जाएंगे ना, तो कितना आया 23.07। 2007 में कितना आया 23.07। तो भैया देखो 2003 में 24.39% और 2004 में 34.14% और 2005 में 34% और 2006 में 7%। तो पूछा क्या था, अधिकतम बिक्री पूछी थी आपसे। अधिकतम बिक्री हमारी कौन सी हो जाएगी, अधिकतम बिक्री हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया था कि उस कंप्यूटर का प्रकार बताइए, उस कंप्यूटर का प्रकार बताइए, प्रकार बताइए जिसकी कुल बिक्री इन 7 वर्षों के दौरान अधिकतम हुई, इन 7 वर्षों के दौरान अधिकतम रही, ठीक है। अब सिंपल सी आपको पता है क्या बताना है यहाँ पर, अधिकतम रही। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा कंप्यूटर सबसे ज्यादा बिका, कौन सा कंप्यूटर सबसे ज्यादा बिका, लीनोवो का बिका या फिर एसर का बिका या फिर आईबीएम का या फिर एचसीएल का। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इन सबको ना जोड़ लो। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लो, ठीक है। तो देखो 20, यहाँ देखो ऐसे 0 का 0 आ गया, ठीक है। 9 और 8 17 और 7 24 और 36 और 5 35 और 3 38 और 2 40। तो भैया ये तो इसके बिके, ठीक है, ये तो इसके बिके, ठीक है। आगे देखो ये 0 यहाँ लगा के चलना, ठीक है। 5 और 5 10 5 15 के 5 हासिल 1, ये 7 हो गया, 7 और 4 11 8 19, 19 और 7 26 और 5 31 और 2 33 और 4 37, ठीक है। 375 किसके बके, एसर के, ठीक है। इन आप 1000 छोड़ो, इतनी ही मान लो, ठीक है, केवल इतनी ही मान लो, ठीक है, क्योंकि हमें अंतर निकालना, ठीक है। 0 आ गया हमारा, ठीक है। फिर 0 0 आ गया, 0 और 0 का 0, 8 और 7 15 और 4 19 और 5 24 और 36 और 5 35 के 5 हासिल 3 3 और 1 4, 450 बिके, कितने बिके 450 बिके, ठीक है। अब एचसीएल के देख लो, 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1 1 और 1 2 और 2 4 2 6 और 3 9 और 5 14 और 7 21 और 5 26, कितने बिके 26 भैया। एक बार और देख लेते हैं, 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1 1 और 1 2 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9 9 और 5 14 14 और 4 21 21 और 5 26, ठीक है। तो ये 265। अब भैया यहाँ किसके सबसे ज़्यादा बिके, आपको दिख रहे होंगे कि आईबीएम की जो है ना, आईबीएम की संख्या क्या रही है, आईबीएम की संख्या सबसे ज़्यादा रही है, आईबीएम की बिक्री संख्या क्या रही है, सबसे ज़्यादा रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। उस ब्रांड के कंप्यूटर का नाम बताइए, उस ब्रांड के कंप्यूटर का नाम बताइए, का नाम बताइए जिसकी बिक्री में वर्ष 2001 से वर्ष 2007 तक, वर्ष 2007 तक 7 के दौरान सतत गिरावट हुई है, सतत गिरावट हुई है। तो अगर इस तरह के सवाल अगर आपको पूछे ना, तो एक बार सारणी का अवलोकन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सारणी का अवलोकन करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लीनोवो का देख लो, ठीक है।
सतत गिरावट का मतलब है कि लगातार गिरावट हुई है, ठीक है। लगातार मतलब उसकी बिक्री क्या हुआ है ना, कि उसकी जो बिक्री है ना वो गिरती चली गई है। देखो लीनोवो का पहले 20 बिक रहे थे 2001 में, अब 2002 में कितने बिकने लगी, 2002 में 30, 2003 में 50, 2004 में 60, 2005 में 70, 2006 में 80 और 2007 में 90। तो यहाँ क्या हुआ, ये तो भैया सतत वृद्धि हुई है, इसमें क्या हुआ है, सतत वृद्धि हुई है, ठीक है। सतत वृद्धि, ये 60 है, ठीक है, ये 60 है। ये सर का देख लो, 40 बिके, फिर 25, फिर 50, फिर 70, फिर 85, 45, 60। तो यहाँ तो कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे उतार चढ़ाव हुआ है यहाँ पर, कभी कम कभी ज़्यादा और कभी कम ऐसे उतार चढ़ाव हुआ है। IBM का देख लेते हैं, पहले 50 2001 में, 2 में 60, 3 में 50, 4 में 40, 50, 5 में 70, 6 में 80 और 7 में 100। तो भैया ये भी क्या है, यहाँ पर भी ना उतार चढ़ाव चला है, यहाँ पर भी उतार चढ़ाव चला है, ठीक है। यहाँ देख लो, 50 पहले 50 बिक रहे थे, फिर 70 बिके, फिर 55 बिके, फिर 35 बिके, फिर 25 बिके, फिर 20 बिके और फिर 10 बिके। तो भैया यही हमारा क्या है आंसर। देखो लगातार गिर रहा है ना, ये ग्राफ क्या हो रहा है, ये ग्राफ लगातार गिर रहा है। एक बार बढ़ा है केवल, ठीक है, एक बार बढ़ा है, एक बार बढ़ा है 2002 में, 2002 के बाद ये क्या हुआ, लगातार गिरता चला गया है। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा HCl, ठीक है, HCl हो जाएगा आंसर, सही है, HCl इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बताया उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 5 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में हुई बिक्री की तुलना में, हुई बिक्री की तुलना में, हुई बिक्री की तुलना में वर्ष 2007, वर्ष 2007 में लेनोवो कंप्यूटर, लेनोवो कंप्यूटर, लेनोवो कंप्यूटर की बिक्री में, बिक्री में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि, क्या पूछा भैया, प्रतिशत वृद्धि पूछी है, ठीक है। तो देखो 2001 में कितने बिके थे, ये 2001 में लीनोवो की बात चल रही है ना, 2001 में बिके थे आपके, 2001 में बिके थे भैया 20,000, ठीक है, 2001 में बिके थे 20,000। और किसकी बात चल रही है, किसकी बात चली, 2007 की। तो 2007 में कितने बिके थे, 2007 में बिके थे आपके 90,000, ठीक है, कितने बिके थे, 90,000, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, इन दोनों का तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो अभी, ठीक है, कैंसिल कर दो, ठीक है। केवल इतना रहने दो कि ये 20 बिके थे और ये 90 बिके थे, इतना अंतर मान के चलो। तो बिक्री में वृद्धि कितनी हुई है, बिक्री में वृद्धि कितनी हुई, बिक्री में वृद्धि देखेंगे पहले, बिक्री में वृद्धि, ठीक है। तो बिक्री में वृद्धि हुई है आपकी 90 माइनस 20 कितनी हुई है, 70,000, कितनी हुई, 70,000 की बिक्री हुई, ये 90,000 है, ये 20,000 है, तो बिक्री कितनी हुई, बढ़ोतरी कितनी होगी, 70,000 की। अब वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। वृद्धि प्रतिशत हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारी वृद्धि हुई है, बिक्री में वृद्धि हुई है वो तो ऊपर रखेंगे, यानी वृद्धि, ठीक है, वृद्धि, ठीक है, ये वृद्धि हमने ऊपर रख दी, वृद्धि ऊपर रख दी। और प्रारंभिक में कितना हुआ था, प्रारंभिक में कितनी बिकी थी, ये यहाँ रख दिया। और गुणा किससे कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो 20 पंजे 100, कितने, 20 पंजे 100 और 5 जीरो का 0 0, 5 सत्ते 35, भाई 350% की वृद्धि हो गई इसमें, ठीक है, 350% की वृद्धि हो गई। देखो वृद्धि का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि, यानी जो वृद्धि हुई है वो लिखेंगे ऊपर, बट्टे प्रारंभिक में कितनी थी, प्रारंभिक में कितनी थी और गुणा 100, ठीक है। प्रारंभिक वैल्यू क्या थी और बाद में थी। तो साथियों ये आज की हमारी क्लास खत्म हुई, मिलते हैं हम एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।